नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। अब चुनाव नजदीक हैं। हाल ही में 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री के बाद में जो सबसे पहले पहुंचने वाली विपक्ष की नेता थी वो थी सुश्री मायावती, कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जाहिर है कि इस समय पिछड़ों की राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। केंद्र सरकार जहां पिछड़ों को मंत्री बनाने को लेकर के जिस तरह से एग्रेसिव है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ों की राजनीति को लेकर के योगी भी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले पिछड़ों का वोट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पिछड़ों की राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी का शगल बन चुका है। अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, कांग्रेस की, मुलायम सिंह परिवार की। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा नेता दिवंगत होता है या निधन होता है तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग आते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के श्रद्धांजलि देते हैं, घर पहुंचते हैं, अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। लेकिन कल्याण सिंह के साथ कुछ मामला अलग था। कल्याण सिंह के अखिलेश यादव न तो कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में पहुंचे, न ही उन्होंने श्रद्धांजलि के लिए ट्वीट किया, न ही कोई एक शब्द कहा। बात थी मुस्लिम वोटों की। तो सवाल यह उठता है, क्या समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल भी है, क्या समाजवादी पार्टी को गैर यादव पिछड़ी जातियों का वोट नहीं चाहिए? और क्या यादव और मुस्लिम जातियों के भरोसे समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी तो क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो उसकी वैतरणी पार हो जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं। यही सवाल कांग्रेस से भी है। कांग्रेस क्यों नहीं गई? कांग्रेस को तो खैर यहां जमीन ही नहीं है, कांग्रेस को अपनी लड़ाई लड़नी है। तो क्या कांग्रेस को अपने विपक्षी ओबीसी वोट नहीं चाहिए? वो कैसा विपक्ष है? ये इस तरह की कौन सी राजनीति हो रही है? इस राजनीति के मायने क्या हैं? इन तमाम सारी चीजों के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर दिया कि अखिलेश यादव के घर से मात्र थोड़ी ही दूर पर कल्याण सिंह का निवास है। उनको अपने पूर्व मुख्यमंत्री, जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव भी लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सहयोग भी कर चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देने तक अखिलेश नहीं गए। लेकिन यह भी सच है कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने का मतलब था कि पिछड़ों के जो वोट हैं, पिछड़ों के वोट तो अखिलेश को मिल सकते थे, लेकिन मुस्लिमों के वोट मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो क्या ये सारी जातिगत, धर्म, पंथ, ये सब वोटों के लिए है? इन सारी बातों पर बहस करने के लिए हमारे साथ आज हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी से संजय चौधरी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से जावेद अहमद हमारे साथ हैं। आज पहला सवाल समाजवादी पार्टी से। अभिषेक जी, ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी को गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोट नहीं चाहिए, या केवल यह लगता है कि केवल मुस्लिम और यादव के भरोसे समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी? सामान्य तौर पर इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं, जब किसी बड़े नेता का निधन होता है, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के श्रद्धांजलि की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। लेकिन कल्याण सिंह के मामले में ऐसा न अखिलेश यादव ने किया, न समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कोई शोक प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसा क्यों? क्या कल्याण सिंह इतना ज्यादा खतरा है कि अगर कल्याण सिंह को एक चार शब्द श्रद्धांजलि के दे देते तो मुसलमानों के वोट आपको नहीं मिलते? डॉक्टर अभिषेक। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज में करेक्ट करना चाहता हूं कि हमने श्रद्धांजलि नहीं दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल्याण सिंह जी के निधन के आधे घंटे के अंदर ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी और ये कहा कि एक बड़ा नेता उत्तर प्रदेश से परलोक सिधार गया, हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहली बात, पहले यहाँ पे मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जहाँ पे लोग कहते हैं कि अखिलेश जी नहीं गए, बड़े नेता थे, सारी चीजें हैं, मुलायम सिंह जी नहीं गए। अरे मुलायम सिंह जी नेताजी हमारे कितने दिनों मेदांता में एडमिट रहे, कौन सा नेता उनको देखने गया? मुझे एक नेता का नाम बताइए आप। तीसरी बात, क्या जनेश्वर मिश्र बड़े नेता नहीं थे? उनके निधन पे क्या प्राइम मिनिस्टर जी आए थे? छोटे लोहिया कहते थे जनेश्वर मिश्र जी को। या बेनी प्रसाद वर्मा जी की बात करूं तो बेनी प्रसाद वर्मा जी क्या छोटे नेता थे? बड़े नेता थे, कांग्रेस में भी थे, समाजवादी पार्टी में भी थे। तो उनके निधन पे कौन आया? अब मैं भाजपा से ही पूछ लूं,
कहां से लालकृष्ण अडवाणी, कहां से मुरली मनोहर जोशी, कहां से ये लोग? तो ये निधन पे जो कहते हैं ना राजनीति, किसी को कोई आदमी बेचारा परलोक सिधार गया, उस पर भी राजनीति। वाह साहब वाह, आपने 4.5 साल कोई काम नहीं किया, तब इस स्तर पे गिर जाओगे कि कौन आया कौन नहीं आया। रही बात श्रद्धांजलि देने की, डॉक्टर अभिषेक, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी, लेकिन कल्याण सिंह के सहयोग से मुलायम सिंह जी ने सरकार बनाई थी। कल्याण सिंह जी सरकार में शामिल, उनको समर्थन दिया था। तो इतना तो बनता है कि बहुत नजदीक था घर, अखिलेश जी का घर बहुत नजदीक था, वे श्रद्धांजलि देने जा सकते थे। तो ऐसी क्या आफत हो गई कि अगर जाते और उनके तस्वीरें और जी इस बात का जवाब दे रहा हूं, जवाब सुने, मैं जवाब दे रहा हूं इस बात का। इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस दिन लखनऊ में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने जैसे ही निधन की खबर सुनी उन्होंने ट्वीट किया। मैं बार बार यही तो पूछ रहा हूं, नेताजी इतने बड़े नेता हैं बैकवर्डों के, बैकवर्ड की, पिछड़ों की, दलितों की, शोषणों की लड़ाई किसने करी? माननीय नेताजी ने करी शुरुआत। उनको देखने कौन गया? एक नेता बता दे। चाहे मैं आपसे वही बात कह रहा हूं, बार बार वही बात कह रहा हूं कि ये कौन कहां जाएगा, कौन कहां नहीं जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल आप लोग कहते हैं, 50 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते आप लोग कहते हो, वही भारतीय तिरंगा पे कमल का झंडा चढ़ा दिया जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो आप ये समझे ना, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बड़े नेता थे। इन सारी बातों का जवाब हम संजय चौधरी जी से ले लेंगे। ये बातें हम संजय चौधरी जी से इसका जवाब ले लेंगे। संजय जी, जैसा डॉक्टर अभिषेक कह रहे हैं कि अखिलेश ने श्रद्धांजलि व्यक्त की थी, लेकिन वे वहां नहीं गए थे क्योंकि वे उस दिन यहां लखनऊ में नहीं थे। तो फिर ऐसा संजय जी क्या हुआ कि स्वतंत्र देव जी को ट्वीट करना पड़ा? तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके कहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो पिछड़ों की को जो है महत्व नहीं दे रहे हैं, वो कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचे और बहुत छोटी नेता हैं, छोटी सोच के हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि अभिषेक जी का कहना है कि श्रद्धांजलि बाकायदा ट्वीट करके दी है? संजय जी देखिए, ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे देना, चलिए मैं मान लेता हूं कि उस दिन अखिलेश जी नहीं थे, लेकिन कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, उसके बाद दूसरे दिन उनका शव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रखा गया और तीसरे दिन उनका दाह संस्कार हुआ। इन 3 दिनों में क्या वो भारतवर्ष के अंदर नहीं थे या कहीं विदेश की सैर करने चले गए? निश्चित रूप से भारत में ही रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा व्यक्ति, माटी का ऐसा सपूत जो 10 बार विधायक रहा, एक ऐसा पुत्र जो मंत्री रहा हो, 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, 2 राज्यों का राज्यपाल रहा हो, उसके लिए चंद कदम चलकर उसके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि करने में भी उन लोगों को छोटापन महसूस होता है जिन्होंने उनकी ही सहायता से सरकार बनाई थी। ये एहसान फरामोशी, चलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ थे कोई बात नहीं, लेकिन आप तो पिछड़ों के नाम पर उनको लाए थे। मुलायम सिंह यादव ने उनके गले में माला डाली थी, अपना बड़ा भाई कहा था। ऐसे व्यक्ति के लिए तो ये बात, इसमें कोई तर्क काम में नहीं आता। इसमें तो मुझे लगता है कि जो बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी केवल MY के फैक्टर के बेस पर, जिसमें उन्हें लगता है कि यादव और मुसलमान ही उत्तर प्रदेश में उनकी गाड़ी चला देगा, इसीलिए उनको लगता है कि किसी पिछड़े की देह पर अगर वो 4 फूल डाल देंगे तो उससे मुसलमान नाराज है। इसके पीछे की असली कहानी ये है, इसमें सकारात्मकता नहीं है और ये उनके छोटे मन की निशानी है। मुझे याद आ रहा है अटल जी ने ये कविता है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो ये उत्तर प्रदेश का जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, अखिलेश जी, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और वो ऐसे छोटे मन की बात करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, परंपराओं के लिए भी ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी ठीक नहीं है, सियासत के लिए भी ठीक नहीं है। उन्हें लगता है, मुझे लगता है कि उन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए था और लोगों के बीच में विश्वास रहे। राजनीति मनभेद है, राजनीति मतभेद है, लेकिन राजनीति प्रतिद्वंदिता नहीं है। एक दूसरे के प्रति इतना निगेटिविटी नहीं है राजनीति।
तो मुझे लगता है कि उन्होंने निश्चित रूप से इसके विपरीत अपना वोट बैंक कहीं टूट न जाए, मुसलमान ना नाराज हो जाए, मुझे लगता है कि इसी कारण उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, जो राजनीति में शोभनीय तो कम से कम है ही नहीं। ठीक है, ठीक है संजय जी। कांग्रेस के जावेद अहमद हमारे साथ में हैं। जावेद जी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी अक्सर ट्वीट भी करती रहती हैं, श्रद्धांजलि भी देती हैं, और वो यूपी का बहुत फ्रीक्वेंटली दौरे करती रहती हैं, और इस समय तो कांग्रेस का पूरा फोकस यूपी पे है। उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ कांग्रेस के साथ कोई आ रहा है नहीं आ रहा है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, और कांग्रेस को अभी अपनी जमीन भी तलाशनी है। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसे पिछड़े वोटों की जरूरत नहीं है, केवल मुस्लिम वोटों के आधार पर कांग्रेस अपनी वैतरणी पार कर सकती है? जावेद जी। देखिए आदरणीय उपाध्याय जी, जिस तरीके की राजनीति आदरणीय कल्याण सिंह जी के देहांत के बाद हो रही है, किस तरीके के परसेप्शन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने श्रद्धांजलि नहीं दी, उसने श्रद्धांजलि नहीं दी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे 8 राष्ट्रीय सचिव ने रात ही में समाचार दिया, ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया, उसके बाद भी आज ये कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं दी गई? ये किसने इसकी शुरुआत की? किन लोगों ने इसकी ये चर्चा खेली है? आज भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बताना चाहती है कि 2 बार अपमानित करके उस पिछड़े वर्ग के सपूत को, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उसको किस तरीके से अपमानित करके दल के बाहर किया था? इस पर कोई प्रायश्चित नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। दुख इस बात का है, दुख भी नहीं है, ये जबान पे है, हृदय पे दुख नहीं है कि इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। क्या इससे पूर्व यह लोग जो है गणना करते थे, सूची बनाते थे कि किस दल के किस नेता का देहांत हुआ, किन लोगों ने शोक व्यक्त किया, किन लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की या नहीं की? क्या वो कोई सूची भारतीय जनता पार्टी पहले से बनाकर बैठी है? और उनके कितने नेता वहां पर जाते थे या गए? तो ये जो है पूरा राजनीति जो वोट की गलित है, यह वोट की सियासत कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस सभी समाज का सम्मान करती है, हर जात वर्ग और संप्रदाय का सम्मान करती है। इसलिए यह ओछी राजनीति जो की जा रही है यह निंदनीय है। आज ये कहा जाए उपाध्याय जी कि कल्याण सिंह जी 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, 2 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया था, क्या भाजपा को कभी इस बात का दुख हुआ है? क्या उसने क्षमा मांगी है कि कल्याण सिंह जी आपके साथ ये बड़ा बुरा बर्ताव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी के ही साथ नहीं, किस तरीके से किसी एक लॉबी के तहत उस समय की राजनीति में उनको दरकिनार करके मुख्यमंत्री पद से हटाया, उसी तरीके से पिछली जात से आने वाले राम प्रकाश गुप्ता जी के साथ इन्होंने क्या किया था? देखिए, आप समझ लीजिए। आपकी बात का जवाब संजय चौधरी जी से ले लेते हैं। संजय चौधरी जी से कुछ कहना चाहते हैं? संजय जी, जावेद अहमद जी ने जो सवाल उठाए हैं, आपके पास क्या जवाब है उसका? मैं दोनों मेरे जो प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए। आप कंपेयर कर रहे हैं ना, बहुत सारे नेताओं के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अपनी दोनों मेरे राजनीतिक पार्टी के मित्र एक ऐसा अपनी पार्टी का नाम बता दें जो 10 बार विधायक रहा हो, 2 बार अलग अलग क्षेत्र से सांसद रहा हो, 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो और 2 राज्य का राज्यपाल रहा हो। एक नाम बता दें और फिर कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है योगेश जी, आपने थोड़ा लेट जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये योगेश जी से जावेद जी मैं आपके पास आता हूं। योगेश जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे उम्मीद है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विश्लेषण से अवगत कराएंगे। योगेश जी, जो ओबीसी की राजनीति शुरू हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे थे कि 52% कुल ओबीसी है, जिसमें से 43% गैर यादव ओबीसी हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओबीसी नहीं चाहिए? ये ऐसा क्यों हुआ है? क्या राम मंदिर में जो बाबरी ढांचा गिरा था उसके लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार मानते हुए
अखिलेश यादव या मुलायम सिंह परिवार का कोई सदस्य वहां श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। ये वजह क्या है, ये राजनीति क्या है, आखिर आप इसको किस रूप में देखते हैं योगेश जी? देखिए उपाध्याय जी, पहली बात तो एक ये आंकड़ा बहुत दिनों से गलत बताया जा रहा है कि पिछड़ों की आबादी 52% है। अगर इस आंकड़े को सच मान लिया जाए तो 21% शेड्यूल कास्ट और 18% मुसलमान हो गए। अब आप बता दीजिए कि 52, 21, 18 कितना हो जाता है। एक्चुअली ऐसा है कि इसकी शुरुआत होती है जब राम मनोहर लोहिया जी आते हैं और वो कहते हैं पिछड़े पावे 100 में समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 जब वो कहते थे तो उसमें अगड़े समाज की औरतें होती थी, मुस्लिम औरतें भी होती थी, पिछड़ी औरतें भी होती थी और दलित औरतें भी होती थी। तो पहली चीज तो ये आंकड़ा एक गलत है, ये गलत बार बार एक झूठ 100 बार बोल के सच साबित किया जा रहा है, क्योंकि 52% कोई आबादी नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने 10 साल के स्कूल के बच्चों का एक डिटेल निकाला जिसमें 37% पिछड़े बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर। तो पहली चीज तो यहाँ आई है। दूसरी चीज, जो लोग भी कल्याण सिंह को पिछड़े नेता बताना चाहते हैं, मुझे लगता है वो कल्याण सिंह जी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल्याण सिंह अपनी पूरी जिंदगी में, मैं उनके बहुत करीब रहा हूं, कभी उन्होंने अपने को पिछड़ा नेता नहीं कहा, पिछड़ों का नेता नहीं कहा। वो हिंदू लीडर थे और मैंने उनके साथ वो दिन देखे हैं जब वो रास्ते से गुजर जाते थे तो औरतें मिट्टी उठा के सर से लगाती थी। वो दलित भी होती थी, वो ओबीसी की भी होती थी, वो अगड़ों की भी औरतें होती थी। तो कल्याण सिंह को पिछड़े नेता के रूप में एस्टैब्लिश करना एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी को नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उससे ऊपर थे, हिंदू हृदय सम्राट थे और पहले लीडर थे बीजेपी के जिन्होंने अपने बूते पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। और जब काशीराम और मुलायम सिंह जी मिल गए और ये नारा दिया गया कि मिले मुलायम काशीराम, हब हो गए जय श्री राम, तब भी वो 177 सीटें जीत के आ गए थे। तो उनकी स्ट्रेंथ को समझिए, उनकी स्ट्रेंथ 2 बार MP MLA होना नहीं है, 10 बार MLA होना नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ 2 राज्यों का राज्यपाल होना नहीं है, उनकी एक दूसरे किस्म की स्ट्रेंथ है जिसको समझने की कोशिश कीजिए। और वो भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ईमानदार, पारदर्शी, कर्मठ नेता अपने समय के थे और उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जानकारी थी। अब आइए दूसरी बातों पर, क्यों नहीं गए लोग? देखिए, वैसे तो राजनीति में शिष्टाचार ये होता था कि लोग जाते थे, परंतु राजनीति में शिष्टाचार खत्म हो गया है बहुत दिनों से। देखिए, आज की तारीख में हम एक ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि आज तक देश में जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। अरे ये कैसे हो सकता है? 70 साल में हम यहां तक आए तो आए कैसे? तो जब आप अपने इतिहास को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को ओबीसी लीडर बता रहे हैं, पटेल लीडर बता रहे हैं, जब गांधी जी को आप तेली लीडर बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप मूल्यांकन किस तरह के संस्कार राजनीति में जन रहे हैं। और ये जो संस्कार है, इस संस्कार में कोई किसी के यहां नहीं जाएगा। अभी तो हालांकि तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कम से कम ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बता दे रहे हैं। अगर ऐसे ही संस्कार रहा तो नहीं होगा। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी बताया करते थे कि एक बार उन्होंने बहुत खराब जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला और उन्होंने कहा कि आपके व्यक्तित्व में चैम्बरलिन और चैपलिन दोनों है। अटल जी वो बहुत दुखी थे, वो हॉल में फेस नहीं कर सकते थे जवाहरलाल जी को, लेकिन जवाहरलाल जी जब अंदर मिले तो उनके पास गए और बोले कि बहुत अच्छा बोलते हो। अब कहाँ ये संस्कार है? आप किसी सरकार की आलोचना कर दीजिए, किसी नेता की आलोचना कर दीजिए। ठीक है, अभिषेक जी से आपकी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी से सवाल ले लेते हैं। अभिषेक जी, अब ये बताइए कि जो कल्याण सिंह के साथ जो हुआ सो हुआ, सपा ने जो किया सो किया, वो सही गलत इसका फैसला मैं तो कर नहीं सकता, तो जनता करेगी। लेकिन कल्याण सिंह की जो रियासत है और कल्याण सिंह की जो विरासत है, उसका असली हकदार कौन है? भाजपा, सपा या कांग्रेस? क्या सपा अपने आप को कल्याण की विरासत का असली हकदार मानती है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। कल्याण सिंह जी बड़े नेता थे, लोग बिरादरी से आते थे, उन्होंने इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया, उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। अब वो परलोक सिधार गए तो उन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी किसी के निधन पे राजनीति करती तो उसके पास बताने को 4.5 साल में कोई काम नहीं है, इसलिए इस तरह की राजनीति आज हो रही है। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया इन लोगों ने, इनके पास कहते ना चुनाव, इन्हें अपने काम पे लड़ना चाहिए कि 4.5 साल इन्होंने क्या काम किया। 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, 5 काम ये नहीं गिना सकते नए। इन्होंने शिलान्यास का शिलान्यास किया, फीते का फीता काटा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो अभी वो काम तो सब अभी उनसे कहेंगे वो काम गिना देंगे।
आप ये बताइए कि जो कल्याण सिंह की विरासत है, उनको जिस तरह से योगेश जी ने तो खैर हिंदू हृदय सम्राट कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनको ओबीसी लीडर के रूप में ही प्रचारित करती आ रही है। लोधियों के वे बड़े नेता थे। तो क्या जो ओबीसी की रियासत है या ओबीसी की विरासत है, उसके असली हकदार कौन है? आप हैं या कांग्रेस है या भाजपा? डॉक्टर अभिषेक, मुझे 30 सेकंड बात करने दे। मैं जैसे ओबीसी की बात जहां तक अभी आप कर रहे थे जी, 2017 में भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार थी। नीट पीजी की बात करता हूं, 11,000 ओबीसी अभ्यर्थियों का हक मारा गया। ये सरकार सो रही थी। आज 6 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव को है और अभी ज्ञापन दिया जाता, माननीय प्रधानमंत्री जी उसे मान लेते। ईडब्ल्यूएस जनरल का जो कोटा होता था, गरीब परिवारों का कोटा जो होता था, उसमें इनके एक मंत्री अपने भाई की नियुक्ति करा देते हैं। अब भाई की नियुक्ति जब मीडिया के बंधु और क्या कहते हैं विपक्ष का विरोध करता है तो उसका रद्द कर देते हैं। ये इनका वो है। आप मुझे बता दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, 7 साल से केंद्र में, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में 20% कुलपति पूरे देश और उत्तर प्रदेश में बता दें जो बैकवर्ड क्लास के हों, 20% की बात कर रहा हूं। 50% उसकी छोड़ दीजिए। जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती सरकार? जातिगत जनगणना कराए तो ये रहनुमा बन रहे हैं। ये रहनुमा बनने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको चुना था, 64 सांसद, 325 विधायक दिए, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं करने का प्रयास किया। इन्होंने हमारे शिलान्यास का शिलान्यास किया, फीते का फीता काटा है। आज किसानों की बात देख ले, 9.5 महीने से किसान बैठा। मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभिषेक जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कल्याण सिंह की विरासत के मालिक क्या सपा है, क्या अखिलेश है? जब भारतीय जनता पार्टी से कल्याण सिंह को, मैं भी आपको सीधा ही जवाब दे रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को बेइज्जत करके निकाला गया था तो माननीय नेताजी ने उनका साथ दिया था, एटा से उनको सांसद भेजा, बना के भेजा। तो ये आज कल्याण सिंह जी इनको याद आ रहा है। 2 बार वो पार्टी छोड़ के गए, तब इनको याद नहीं थी उनकी। तो हम समाजवादी पार्टी किसी जाति की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग को, दलित, शोषित, जो भी शोषित वर्ग है, सबको लेकर बात करे, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे वो मुसलमान, किसी वर्ग का हो। वही तो मैं अभिषेक जी, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस कल्याण सिंह को 2 बार मुलायम सिंह ने गले लगाया, जिस कल्याण सिंह को आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अपमानित होकर निकाला गया, उस कल्याण सिंह को मुलायम सिंह जी ने अपना बड़ा भाई बताया। उस कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई गया नहीं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, और क्या है? मैं यही बात तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि उनके निधन के आधे घंटे के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया अपने ऑफिशियल हैंडल से। उन्होंने स्वयं ट्वीट किया कि उनके निधन पे शोक है, कल्याण सिंह जी बड़े नेता थे, हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हमें नहीं पता था कि किसी के निधन पे ये राजनीति करने उतर जाएंगे। अरे भाई, ये कहां की बात है? आप अपने विकास की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई पे जवाब नहीं देते हो, आप किसान पे जवाब नहीं देते हो, आप बिजली के बड़े दामों पे जवाब नहीं देते हो। और आज कल्याण सिंह जी बेचारे स्वर्गीय हो गए तो आज अब उनको याद आ रही है। जब अयोध्या में फीता काटना था, शिलान्यास हो रहा था, बेचारे कल्याण सिंह जी को बुलाया नहीं गया। कहाँ मुरली मनोहर जोशी जी और कहाँ लालकृष्ण अडवाणी जी? क्यों नहीं गए वो लोग? इसमें कोई सवाल नहीं करता। आज सवाल तो उत्तर इन लोग को देना है, हमें नहीं देना। सरकार में ये लोग हैं और प्रदेश की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। ठीक है, इस तरह की राजनीति। संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनके निधन के बाद राजनीति कर रही है, जबकि अखिलेश तो श्रद्धांजलि दे चुके थे और भारतीय जनता पार्टी ने तो कल्याण सिंह को अपमानित किया था 2 बार। तो अब उनके निधन के बाद इतनी राजनीति क्यों हो रही है? संजय जी, राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। राजनीति होती है स्थापित मान्यताओं के आधार पर। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमने संविधान को स्वीकार किया है। संविधान ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है। लोकतंत्र हमें बताता है कि वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध का कोई स्थान नहीं। ये राजनीति की स्थापित परंपराएं ही कहती हैं कि विरोधी के साथ। एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि कैसे नेहरू जी ने अटल जी के प्रति सद्भाव रखा। ये राजनीति की स्थापित परंपरा है
इस राजनीतिक स्थापित परंपरा को अखिलेश जी ने तोड़ा है। और उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरह से मुलायम सिंह जी भी आते तो एक बेहतर स्थापित परंपरा होती। हम लोकतंत्र की मूल भावना तो यही है ना कि वैचारिक हमारा विरोध हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध का मुलायम सिंह स्थान जी का नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है संजय जी, ये तो आप भी जानते हैं। मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य सही नहीं है संजय जी। नहीं, मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, ये तो आप भी जानते ठीक हैं। नहीं है। तो ये इसमें और उनके खराब स्वास्थ्य को देखने के लिए योगी जी उनके घर पर गए थे। ये लोकतंत्र की स्थापित परंपरा ही थी कि योगी जी उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए घर गए थे। कब गए थे? घर गए थे ना। योगी जी जो है मुलायम सिंह जी का हालचाल लेने घर गए थे। यही लोकतंत्र की स्थापित परंपरा है। इस मैं फोटो दिखाऊं आपको? फोटो दिखा दूं? कब गए थे? फोटो दिखा? फोटो गए थे, अभिषेक जी गए थे, अभिषेक जी गए थे, फोटो पीजीआई गए थे, गए हैं मुलायम सिंह जी का दिखा दूंगा। 2 मिनट में फोटो दिखा दूंगा। ये लोकतंत्र। अरे फोटो में दिखाओ, डेट बताओ ना आप। ये डेट बताओ। ये नहीं, मैं प्रिंट भी दिखा दूंगा आपको और आप उसके बाद शर्मशार हो जाएंगे। ज्यादा शर्मशार हो जाएंगे तो डिबेट छोड़ देंगे। आप सच का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोग की तरफ भगोड़ा नहीं हूँ, मैं आप लोग की तरफ भगोड़ा नहीं हूँ कि कल छोटों को जुमला बना दूंगा। पूरी बात सुन लें। राय साहब आप विषय पर बहस नहीं करते हैं। जब भी बहस होती है, बहस को आप डिरेल करते हैं। इस विषय पर बहस होगी, आप दूसरी बात शुरू कर देंगे। दूसरी बात पे बहस होगी, आप तीसरी बात शुरू कर देंगे। आज जिस विषय पर बहस हो रही है आप उस पर करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ संजय जी। आप कहेंगे तो मैं फोटो दिखा दूंगा। संजय जी एक मिनट, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी की सुन लेते हैं। अभिषेक जी मैं सीधे इनसे ये पूछना चाहता हूँ। अभिषेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। बेनी प्रसाद वर्मा जी क्या छोटे नेता थे? वो समाजवादी पार्टी में भी थे और क्या कहते हैं कांग्रेस में भी थे। उनके निधन पे अरे बात मुलायम सिंह जी की हो रही है, आप बेनी प्रसाद जी की बात पे आ गए। वो मुलायम सिंह जी और योगी जी की बात कर रहे थे, आप बेनी प्रसाद वर्मा जी की बात करने लग गए। ये तो सही नहीं है अभिषेक जी, आप मुद्दे को भटकाइए मत, यह विषय को भटकाइए मत। जो उन्होंने कहा है उस पर जवाब दीजिए। मैं उस पर जवाब दे रहा हूं, मैं उसी चीज पर जवाब दे रहा हूं। क्या मुलायम सिंह जी इतने बड़े नेता नहीं? मेदांता में दिल्ली में एडमिट थे, कौन गया? प्रधानमंत्री जी गए थे देखने उनको। अब मैं ये सवाल आज पूछना चाहता हूं संजय जी, तस्वीर
सालों के प्रवास पे थे जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था। इसको इस बात में ये बड़ी देखिए संकीर्ण मानसिकता है कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। क्या सब लोग पहुंच पाते हैं? लोगों के साथ तमाम समस्याएं भी होती हैं, लोग बाद में भी पहुंचते हैं, पहले पहुंच जाते हैं। ये एक बहस का विषय नहीं है। किसी की मौत पर हम वोटों की राजनीति करने बैठे हैं कि हमको इनका वोट नहीं चाहिए। हमने पहले ही कहा। नहीं, बिल्कुल सही है जावेद जी, लेकिन हम भारतीय समाज में रहते हैं, आप भी इसी समाज में रहते हैं। गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में, यहां तक कि अब बड़े शहरों में भी इन बातों की बड़ी चर्चा होती है। हम भारतीय समाज में हैं, आप भी यहीं रहते हैं, इसी समाज के बीच में रहते हैं, तो ये चर्चाएं स्वाभाविक है। और फिर अब तो चुनाव का टाइम है, वो राजनीतिक लाभ लेने की हर पार्टी कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर योगेश जी ने बहुत सामयिक प्रश्न उठाया, मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी या संघ उसने हमेशा बचना चाहेगी। आपने आदरणीय योगेश जी का मैं बड़े सम्मान पूर्वक जो कहा है, मैं वह भारतीय, आपके माध्यम से भाजपा से मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जब कल्याण सिंह की जीतने की आवश्यकता थी तो उनको हिंदू हृदय सम्राट बताया गया, और जब राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की बात आई तो क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको एवॉइड किया कि वह पिछड़ी जात के थे? जबकि उत्तर प्रदेश में माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी है तो कल्याण सिंह जी ही इकलौते नेता थे। यही दो लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का काम किया। आज ना माधव प्रसाद त्रिपाठी जी भाजपा में संजय जी, ये तो सीधा सीधा आपके ऊपर निशाना है। ये नहीं, ये ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार ट्रस्ट कैसे बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। मेरे कांग्रेस के मित्र अगर उसे पढ़ लेंगे तो उसमें जो आहर्ता है कि उसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा, पढ़ के अगर इस वक्तव्य को देते प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के, तो मुझे लगता है बेहतर होता। फिर वो ऐसा सवाल ही नहीं करते। आगे से पढ़ के आएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है उनसे। राजनीतिक है, और कल्याण सिंह जी को तो राजनीति से बाहर आपने राज्यपाल बना के कर दिया था। पासवान जी पूर्व विधायक है, हम नहीं जानते हैं क्या संजय जी? उनको आपने ट्रस्ट में रखा है, बिहार के हैं। एक बार उनसे पहले आपने शिलान्यास भी करा दिया था और दोबारा शिलान्यास करा दिया। क्यों करा दिया? क्यों? कल्याण सिंह जी तो राजनीति से बाहर हो चुके थे अपनी वृद्धावस्था के कारण। राज्यपाल मनोनीत होने के बाद क्या कोई कल्याण सिंह राज्यपाल रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आके सदस्यता ली थी उन्होंने। राज्यपाल पद से हटने के बाद फिर उन्होंने भाजपा की प्राइमरी मेंबरशिप ली है। और कहिए तो मैं आपको दिखा दूंगा, हमारा उनसे वैचारिक संघर्ष है, हम उनके विचारों को मान्यता नहीं देते, लेकिन उसके बाद भी वो इस देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल रहे, वो देश के एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे। उनका संविधान की शपथ ली उन्होंने अनेक बार, विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन क्या अपमान नहीं किया? कि आपका ये दौरा नहीं कि एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट भी आप बताएंगे और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में उस राम मंदिर आंदोलन में न्यू की भूमिका अदा की, उसको एवॉइड भी आप करेंगे? अरे आप कितना उनकी पीढ़ी संदीप सिंह राज्य मंत्री बना दीजिए, राजू भैया आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सार्वजनिक रूप से उनको एवॉइड कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक दलों के लोग, उन्हें सार्वजनिक रूप से अवॉइड कर रहे हैं। ये केवल कहना बहुत आसान है। आप जिनके हाथों से निकले हुए दो फूल के शव पर नहीं पड़ सकते हैं, वो राजनीति का भाषण देते हैं। नहीं, आप बताइए आपने क्या किया? आपको लगता है ना कि वैचारिक रूप से विरोधी थे, आप 4 कदम चलकर अब उनके पास नहीं पहुंच सकते थे? कांग्रेस का मुख्यालय और उनका घर कोई बहुत दूर था क्या? हमें दुख है, हमें दुख है, राजनीतिक तौरापन मत दिखाइए, ये राजनीतिक तौरापन दिखाइए। केवल मुसलमानों के वोट के लिए कल्याण सिंह जी का जिस प्रकार से ठीक है, ये इसमें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है एक एक करके बोलना चाहिए, एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात सुनाई देगी। हम योगेश जी से बात कर लेते हैं। योगेश जी, ये तो राजनीतिक बहस है, चूंकि चुनाव का समय है, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में
कल्याण सिंह की जो विरासत है उसका असली हकदार कौन है? और दूसरा मेरा सवाल, अगर आप ओबीसी नेता उन्हें नहीं भी मानते हैं तो इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ओबीसी को लामबंद कर रही है और जिस तरह से ओबीसी को लेकर के राजनीति कर रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी का कभी वोट नहीं रहा, और ओबीसी जो वोटर है उसने एकजुट होकर कभी वोट नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है कि गैर यादव जो ओबीसी है वो एकजुट होकर वोट करे। इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाली। पूरे अगर मंत्रिमंडल में देखा जाए तो उन्होंने बाकायदा प्रचार किया कि हमने 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस ओबीसी पे है। तो क्या ओबीसी की अगली विरासत भारतीय जनता पार्टी की होगी? योगेश जी, कल्याण सिंह से अलग हटकर सवाल। कल्याण सिंह जी को अगर आप देखें तो कल्याण सिंह जी की जो विरासत है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से ही जाती है, क्योंकि कल्याण सिंह जी जब बाहर गए पार्टी से दो बार, तब भी उन्होंने पार्टी का जो कोर आइडियोलॉजी थी उसको कभी छोड़ा नहीं, उस पर वो काम करते रहे। उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी बाहर रहते हुए जाहिर की कि मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के चला जाऊं। तो अगर इसका कोई फायदा पॉलिटिकल मिलना चाहिए और मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस और सपा को नहीं मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज की देखिए, ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर के बड़े मिथ हैं और पता नहीं क्यों ओबीसी पॉलिटिक्स के मिथ को तोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देखिए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी और फॉरवर्ड का बड़ा चंक वोट देता है नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं कानपुर के इलेक्शन में, कानपुर के भाषण में, तो कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं। तो पिछड़े समाज से आने का जो मतलब है वो 34-35% वोटों पे है। तो आखिर बीजेपी ये गलती क्यों कर रही है कि 34% वोटों का एक नेता बना रही है कल्याण सिंह को, जबकि कल्याण सिंह 18% मुस्लिम को माइनस कर दीजिए तो बाकी सबके मोटे मोटे लीडर थे। कहीं कम परसेंट हो सकता है, कहीं ज्यादा परसेंट हो सकता है। तो ओबीसी लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना बीजेपी की एक बड़ी गलती होगी। और जिस तरह बीजेपी भी कर रही है ओबीसी, मुझे लगता है अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां फॉरवर्ड की तादाद भी 25% है। फॉरवर्ड मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहार, बनिया, उसके बाद खत्री, पंजाबी, ये सब मिला के 24-25% बैठते हैं। तो आप एक समाज की बात कर रहे हैं, आपको दलित की बात नहीं कर रहे हैं, आप ओबीसी की बात करें तो 34% वोट आपको मिल ही गया, पूरा तो पड़ेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप किस तरह जीतने का कौन सा इक्वेशन तैयार कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये एक गलत पॉलिटिकल मूव है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस मूव को इम्प्रूव करना चाहिए। और सिर्फ ओबीसी पॉलिटिक्स से कोई लीडर नहीं हुआ है। जैसे मुलायम सिंह जी लीडर हैं तो वो यादव के हैं, मुसलमान के हैं। कल्याण सिंह थे, सिर्फ लोग लीडर नहीं थे, वो ओबीसी लीडर भी थे और बाहर के लीडर थे। मोदी जी लीडर है, मोदी जी को हर कास्ट से एक्सेप्ट मुसलमान हर कास्ट में वोट देता है। वो 2% है, 10% है, इस पर डिबेट आप कर सकते हैं। तो कोई भी लीडर भारत में सिर्फ एक कास्ट के लीडर से बन नहीं सकता। और अगर बन गया, जैसे राजभर हैं, ऐसे लोग तब तक किसी हाउस में प्रवेश नहीं पाएंगे जब तक कि किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पर सवार नहीं होंगे। आप देखिए सोनीलाल पटेल जी लगातार रहे, हाउस में कभी नहीं जा पाए। उनकी बेटी अनुप्रिया बीजेपी के साथ आई और आज उनकी सिचुएशन देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए और कल्याण सिंह को ओबीसी लीडर बताने की गलती नहीं करनी चाहिए। और सिर्फ ओबीसी लीडर से, ओबीसी वोटर से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और एक ऐसे समय जब आपके पास आपका मुख्यमंत्री फॉरवर्ड क्लास का हो, तब आप सिर्फ ओबीसी की बात करके बहुत फायदा कमाने की स्थिति में नहीं होंगे, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है अभिषेक जी, जो बात ओबीसी की हुई है, अब ये सवाल ये उठता है कि ओबीसी का असली नेता कौन है? क्योंकि मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के जो जिस तरह से वो काम कर रहे थे, मुलायम सिंह जी तो खैर अब पिछले कई सालों से राजनीति से निष्क्रिय हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का जो काम करने का तरीका है वो मोरलेस, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार छोटे छोटे दलों से राजनीतिक गठबंधन किया था, तो आपने तो वही फार्मूला अपना लिया। तो जो ओरिजिनल फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, उस फार्मूले के भरोसे आप सत्ता का स्वप्न कैसे देख सकते हैं? देखिए, हम सत्ता का स्वप्न की बात नहीं है। हमें पता है कि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय इस सरकार से एकदम तंग आ चुकी है। इसका आईना इन्होंने पंचायत चुनाव में दिखा दिया, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, जहां बैलेट से मतदान हुआ।
तो समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेने का काम कर रही है। वो हर वर्ग को जोड़ना चाहती है। हम रोजगार की बात करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहते हैं, हम विकास की बात करना चाहते हैं, हम रोडें बनाना चाहते हैं, हम बिजली घर बनाना चाहते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन बैठाना चाहते हैं। तो ये सब बातें तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, अखबारों में विज्ञापन देखे होंगे कि 4 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं, सड़कें बनी हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है। ये सारी बातें तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन यह भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय आधार पर चुनाव होते हैं। तो जातीय आधार की आज हम बात करने आए हैं, जातीय आधार के चुनाव की, सियासत की। तो आप उस पर जवाब दीजिए अभिषेक जी। मैं उसी जवाब पे आ रहा हूँ। पांडे जी, सबसे पहले बात आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोला ना, तो मैं उस पर करेक्ट करना चाहता हूँ कि 2016 में हमने उसका अधिग्रहण, जमीनों का अधिग्रहण करके बजट अनुमुक्त कर दिया था अक्टूबर में। 4.5 साल में भी ये उस पूर्वांचल एक्सप्रेस को नहीं बना पाए। हमने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से बना दिया और वही सेम कंपनी काम कर रही है। अभी भी रोज नई डेटें आती है कि कल खुलेगा। कोविड का काल तो हमें निकालना पड़ेगा ना। 2 साल कोविड, 2 साल जो कोविड रहा उसमें कामकाज बंद रहा, लॉकडाउन रहा, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। वो जो प्राकृतिक आपदा है उसके साथ तो सभी संघर्ष कर रहे हैं। सरकारों ने भी किया है, हमने भी किया है, आपने भी किया है। मानते हैं कोविड की बात पे मैं नहीं जाना चाहता, नहीं तो आप कहोगे मैं मुद्दे से अलग बात कर रहा हूँ। कोविड जो सरकार के प्रबंधन में उसमें नहीं जाना चाहता। अभी आप बात कर रहे थे जातिगत सारी चीजों की, तो हमारी पार्टी ने एक बहुत सीधे सी चीज है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम हर सर समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। महंगाई जो इस समय 2014 में डायन होती थी, आज वो डायन नहीं। हमारे 2 केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेकर घूमते थे, आज वो दोनों केंद्रीय मंत्री गायब हैं। आज वो केंद्रीय मंत्री ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई अब सिलेंडर का दाम कितना हो गया, अब डीजल का दाम कितना हो गया। जो किसान की बात है, हमारे लिए किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा हो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3-4 विधानसभाओं में भाजपा के विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है गाँव में। किसान की बात ये करना नहीं चाहते। जो खाद 1200 रुपए की होती थी उसे ये लोग 2200 पे ले गए, डीएपी 300 रुपए नहीं कर दी। तो हम जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं हम उस पर बात करना चाहते हैं। हम जातिगत राजनीति नहीं करना चाहते। हमें सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ना है, तभी इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना पाएंगे। हेलो, ठीक है संजय जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं राय साहब की बात सुन रहा था। इन्होंने कहा था कि हम सभी समाज को जोड़ रहे हैं। आज सुबह मैं एक टेलीविजन देख रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ वर्गों को जोड़ रहे थे। उसमें MY ही था, बलिया से Y था और उसके पड़ोस के शहर से M था। एक माफिया सरगना का दुर्दांत व्यक्ति का भाई था और दूसरा वो व्यक्ति था जिसको अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में मंत्री रहते ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हटा दिया। एक कहावत है अवध में कि ना उनको और ना उनको ठाओ। तो जो समाजवादी पार्टी से वक्त रहते अखिलेश जी ने जिन्हें खुद निकाल दिया था, वो कहलाते थे कि अपराधियों से दूर हैं, भ्रष्टाचारियों से मुक्त हैं, गुंडों को पास नहीं फटकने देते। आज जो लोग जिन्होंने लिए हैं उसमें एक को तो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में उस मंत्री जी को निकाल दिया था, उन्हीं को ले लिया फिर से वापस, और दूसरे माफिया सरगना को भी वापस ले लिया जो माफिया सरगना का भाई है। तो देखिए, गुंडे, अपराधी, मवाली, इस तरह के लोगों का शरणगाह केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। इसी कुनबे को ये लोग इकट्ठा करेंगे। न कोई वर्ग इनके पास आएगा, न कोई जाति इनके पास आएगी, न कोई ऐसे लोग इनके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश के वही लोग इनके साथ आए थे जो इनको कभी चले गए थे। आप कंप्लीट कर लें, मैं इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल स्वीकार है तुरंत। संजय जी, आज ना आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडिंग जो स्टेटस ऑर्डर आया उसमें कहा मुजफ्फरनगर के दंगों में आपने बिना हाई कोर्ट की परमिशन के केस वापस ले लिया, उसके लिए आपको फटकार लगाई। दूसरी बात, 40% आप यूपी की पूरी बात संजय जी पूरी बात सुन लेना। संजय जी सुन तो ले, संजय जी पूरी बात सुन ले, बोले मैं सुनूंगा आपकी बात, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाए,
40% आपके विधायक और सांसदों के ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। आपराधिक का मतलब कि जिसमें हत्या, बलात्कार, इस तरह के मुकदमे 40% पे, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट की एडीए कहती है, ठीक है। तो सबको पता है अपराधी किसके पास है। कुलदीप सिंह सेंगर किसके विधायक थे। चिन्मयानंद जी जब पेरोल पे छूटते हैं तो ढोल नगाड़े कौन बजाता है। और साक्षी महाराज कुलदीप सिंह सेंगर को बर्थडे विश करते हैं। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं अपराधी कहां है। गोरखपुर में एक बेटे की हत्या हो जाती है जो अपने बाप से मरने चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में अपराधी है तो क्या समाजवादी पार्टी को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपराधियों को संरक्षण दे? अभिषेक जी, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पे आपने कहा कि आरोप लगाया कि उनके पास भी अपराधी हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपराधी हैं, तो भाई हम भी रखेंगे। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। उपाध्याय जी जवाब दे रहा हूं मैं, इसका सीधा सीधा जवाब है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को बिल्कुल संरक्षण नहीं देती। हमने तो अपनी सरकार, अपनी पार्टी तक बातचीत की बात कर दी, पर किसी अपराधी का भाई होना अपराधी होना नहीं होता। कोर्ट को सिद्ध करने दो, न्यायपालिका को सिद्ध करने दो। क्या न्यायपालिका से ऊपर हो गए? हम लोग जज बन गए हैं, किसी को भी दोषी हो किसी को कुछ बना देंगे? ऐसा नहीं है। जो अपराधी है अपराधी को सजा दो। किसी का भाई बहन होने में क्या नुकसान है? उस बेचारे ने क्या किया है? इस बात का जवाब आप सबको एक ही चश्मे से कैसे देख सकते हो? अपराधी अपराधी होता है, ना अपराधी की जांच होती है, ना अपराधी का धर्म होता है। योगेश जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। योगेश जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। योगेश जी देखिए, ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दामन को पाक साफ रखने की कोशिश करे भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में, तो मुझे लगता है कि वो या तो खुद मूर्ख बना रही है या मूर्ख बनने को तैयार है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक आदमी वो आरोपी होता है, जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो पता नहीं कौन सा पत्थर छू देता है और उस छूते ही वो एकदम सोना हो जाता है। तो मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों की स्टडी करके बता सकता हूँ, जानता हूँ। ये जरूर है कि धार्मिक आधार पर जरूर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो कुछ अपराधियों से परहेज करती हैं, लेकिन अपराधी हर पॉलिटिकल पार्टी में है और हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या कोई ऐसा अपराधी जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में था तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी में आया था और उसने उसका वेलकम नहीं किया। अखिलेश यादव का पिछली बार सिर्फ एक स्टैंड था जिसके नाते उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली, उन्होंने डीपी यादव को लेने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद और इससे पहले किसी भी अपराधी को लेने से मना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि साहब भ्रष्टाचार और अपराध से हम अपने को दूर रखते हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस है, तो ये सिर्फ कहने के लिए है, स्लोगन है और स्लोगन अच्छा लगता है। पर आपको आपकी एनालिसिस की जाए तो एडीआर आपकी एनालिसिस करता। आप देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा नहीं है कि पिछली पॉलिटिकल पार्टी से कम अपराधी हो। और ये आप देखिए कुछ चेहरे ही हैं जो लगातार बीजेपी में भी आ जाते हैं, कांग्रेस में भी आ जाते हैं, सपा में भी आ जाते हैं और बसपा में भी आ जाते हैं। कहीं उनके लिए रोक टोक नहीं है, किसी न किसी को पकड़ के आ जाते हैं, किसी न किसी तरह आ जाते हैं। और फिर कुछ पार्टियां हैं जो करेक्शन करती हैं, जैसे भाजपा ने भी करेक्शन किया बबलू के केस में। समाजवादी पार्टी करेक्शन नहीं करती है, ये जरूर है, मायावती भी करेक्शन करती है। समाजवादी पार्टी का करेक्शन का कोई फंडा नहीं है। तो ठीक है योगेश जी, जावेद जी से हम सवाल ले लेते हैं। जावेद जी, कांग्रेस का एक जमाने में कोर वोट हुआ करता था ओबीसी, दलित, मुसलमान और ब्राह्मण, ये कोर वोट होता था। इसके बाद में मंडल कमीशन आया और ओबीसी पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथ से चला गया और दलित बीएसपी के साथ चला गया। तो आज आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आज किस मुहाने पे खड़ी है और कांग्रेस कैसे ओबीसी को साधेगी, कैसे दलितों को साधेगी? और यहां मुसलमान चूंकि कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं लगता कि कांग्रेस जीत की स्थिति में है। तो कांग्रेस की जो तमाम कोशिशें हैं और प्रियंका गांधी जो तमाम कोशिशें पिछले 4-6 महीने से कर रही हैं ट्विटर के माध्यम से और कभी कभी यूपी में आने के बाद, तो आपको क्या लगता है कैसे कांग्रेस अपने पुराने दौर में लौटेगी? कांग्रेस को अपनी कलह से भी फुर्सत नहीं है, ये भी एक सवाल है। देखिए, जिस कोर वोट बैंक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ समाज के हर वर्ग का मतदाता था। लेकिन 1989 से जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति का दौर शुरू हुआ, उसमें बारी बारी से 4 दल, जनता दल, सपा, बसपा, भाजपा,
ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति की है, आज आप देखिए कि चाहे वो धर्म के नाम पर की गई हो या जात के नाम पर की गई हो, धर्म दो प्रकार के हो गए, एक पॉलिटिकल रिलीजन है और एक स्पिरिचुअल रिलीजन है। स्पिरिचुअल रिलीजन का आज कहीं नामो निशान उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचा। हर तरफ पॉलिटिकल रिलीजन की जय जयकार है। जातियों के जो योद्धा थे वह अपना और अपने परिवार का ही विकास करने में रहे और जातियां ठगी गई, वर्ग ठगे गए। आज उत्तर प्रदेश इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है। जिन चीजों का प्रचार लगातार हो रहा है, चौराहे चौराहे पेट्रोल पंप से लेकर चारों तरफ जनता के धन की जिस तरह बर्बादी की जा रही है, क्या आज उत्तर प्रदेश की सरकार बता पा रही है कि कुपोषण में हम देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गए? आपने 7,300 कुछ करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट पारित किया, किसानों की आय दुगनी करने का आप रोज ढोल पीट रहे हैं। किसानों के लिए आपने 200 करोड़ उसमें रखा है, आवंटित किया। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है, उस पर आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। किस तरीके से किसानों को फिक्स चार्ज पर मिलने वाली सिंचाई के लिए बिजली, आपने उसका फिक्स रेट भी हार्स पावर का बढ़ाया, 500 रुपए प्रतिमाह कर दिया। देश की सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है जावेद जी, इन तमाम सवालों के जवाब हम संजय जी से ले लेते हैं। हमारे पास समय कम है, लेकिन आपने सवाल अच्छे उठाए हैं। ये ओबीसी पे बहस थी, लेकिन आपने जिन मुद्दों को उठाया हम संजय जी से जवाब ले लेते हैं। जी संजय जी। देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल के लोगों ने सवाल उठाए हैं और ये कहते हैं कि हम नया वर्ग जोड़ेंगे। ये दोनों ही नया वर्ग जोड़ रहे हैं और वो केवल और केवल मुसलमान है। प्रियंका जी सबसे बड़े माफिया को पंजाब के राज्य में ले जाती हैं और उसको वहां शरण मिलती है। दूसरे अभी जिन्होंने दूसरा राजनीतिक दल है, उन्होंने देखा कि उसी माफिया सरगना के परिवार के लोगों को अपने पास ले लिया है। तो अल्पसंख्यक वोट और वो भी माफिया के सहारे अपने पाले में खींचने का ये कोशिश है, वही है और वर्गों को अपने साथ जोड़ने का। और इसी वर्ग के पीछे ये मंशा छुपी हुई है कि कल्याण सिंह जी के शव के ऊपर अपने हाथ से 2 फूल भी डालने से अपने आप को मना करना। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है संजय जी। जहां पर संजय जी बस योगेश जी, हमारे पास समय बहुत कम है, आप बहुत 10 सेकेंड में इसको मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग नोट आपके द्वारा हो, ताकि एक तटस्थ विश्लेषण जो है वो जनता के सामने जा सके। योगेश जी। देखिए, मैं अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथियों से कहूंगा कि 10 सेकेंड में विचार में एक तरह का रहें और एक तरह का रह करके जो कर रहे हैं उसे स्वीकार करें और जनता को धोखा में रखने, मूर्ख बनाने की प्रक्रिया सभी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ें और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें। पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए वो पॉलिटिक्स करें, क्योंकि इस समय देश के लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, या तो फैमिली के लिए कर रहा है या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर रहा है। यही कारण है कि ऐसे संस्कार राजनीति में आए हैं। इन संस्कारों से उबरने का, इनसे छुट्टी पाने का समय। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थी आज की ओबीसी राजनीति पे बहस। सियासत कहां तक जाएगी यह तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव की सरगर्मियों के बीच में ओबीसी की सियासत ने जिस तरह से रुख मोड़ा है और कल्याण सिंह के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे जिस तरीके से मुद्दा बनाया है, ये अब प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ये कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं पहुंचे। क्योंकि हम भारतीय समाज में रहते हैं और भारतीय समाज में रहते हैं तो निधन के बाद हम किसी भी व्यक्ति के उन चीजों पर बात नहीं करते कि वह किस धर्म से था, किस जाति से था और उसकी विचारधारा क्या थी। विचारों से परे हट करके राजनीतिक मर्यादाएं हमने स्थापित की है। तमाम हमारे पुराने नेताओं ने इन राजनीतिक मर्यादाओं का पालन किया है। टूटने का असर क्या होगा, वोट बैंक किधर जाएगा, वोट किसे मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।